डॉक्टर अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग, बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला जो सवाल होगा कि आखिर जो लापरवाहियां लोगों ने एक बार फिर से शुरू कर दी हैं, ये लापरवाहियां कितनी घातक हो सकती हैं, इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है? देखिए, अभी कोरोना की दूसरी लहर आकर के जा चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हो कि अनलॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये है कि लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेके जो भ्रांतियां पैदा हो चुकी हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो क्लिनिक्स में आते हैं वो कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाने से ही इन्फेक्ट हो जाएंगे हम। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं, इनको अपने को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये भी एक लापरवाही ही है कि अभी भी इतना सब होने के बाद भी हम वैक्सीनेशन के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं है। और लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो ड्राइव अभी चल रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, जब भीड़ भरे इलाकों में न जाना सुनिश्चित करें, अनावश्यक इधर उधर घूमना बंद करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और दिन दूर नहीं है कि अगर हम इस तरह से लापरवाही से चलते रहे तो आगे आने वाले समय में हम तीसरी लहर के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, लेकिन लोगों के मन में अभी भी शंका बनी हुई है, खासतौर पर जो ग्रामीण आबादी है वहां पर जागरूकता की कोशिशें सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार की जा रही हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे गांव हैं दूर दराज के जहां पर उतनी उत्सुकता नहीं दिख पा रही है। इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा हथियार है ये कितना कारगर हो सकता है, और इसके लिए क्या कोशिशें हों? कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां जाकर के लोगों को एजुकेट किया जाए, इससे जो हुआ जो भय है वो उनका दूर किया जाए कि वैक्सीन से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कॉमन है, वो किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। वो एक तरह का इम्यून रेस्पॉन्स है जो किसी भी वैक्सीन से जनरेट होता है, और उससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि वैक्सीन ठीक से काम कर रही है, और इसके लिए हम कई तरह के ड्राइव्स कर सकते हैं, हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। जो समाज के एजुकेटेड पीपल हैं वो जा करके उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि भाई इससे खतरा नहीं है, ये सुरक्षा चक्र है हमारा, और इसके प्रति हमें बिल्कुल भी असावधान नहीं रहना है। और प्रॉपर वैक्सीनेट करके कोरोना को से अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर अनुराग, अगर सेकेंड वेव में इस तरह से लगातार 4,000 से ज्यादा मौतें एक वक्त पर देश में हो रही थी, उसके बावजूद भी लोगों के जहन में अगर लापरवाही है तो ये बड़ा कंसर्न जरूर है। लेकिन डॉक्टर अनुराग, डेल्टा वेरिएंट देश में इसका असर देखा गया, ये लगातार स्टडीज में सामने आ रही हैं। और अब जब डेल्टा प्लस की बात हो रही है, हालांकि इस पर स्टडीज जारी हैं, और ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, ये आशंका भी जाहिर की जा रही है, बच्चों तक इसकी पहुंच हो सकती है, इस बात को लेकर भी फिलहाल स्टडीज चल रही हैं। लेकिन ऐसे वक्त में सावधानियां कितनी जरूरी हैं कि ऐसी चीज ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, लोग थर्ड वेव से खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, ये कितना जरूरी हो गया है? अभी चूंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि युवा बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए, एक बड़ी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई कोरोना के, जो कि बिल्कुल। हमने फर्स्ट वेव में 2020 में जो सिनेरियो था उससे काफी सिनेरियो पलट के सामने आया है। तो अभी ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी एहतियात या जो भी गाइडलाइन सरकार ने ले डाउन किए हैं उनको हमें पूरा पालन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और बार बार उसी चीज पर फोकस आ रहा है कि अपने को वैक्सीनेशन ड्राइव पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका उपयुक्त हथियार है जो अभी आज की डेट में हमारे हाथ में। जैसे कि इंग्लिश में कहावत भी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हम पहले से प्रिवेंट करके रखें बजाय इसके कि हॉस्पिटलाइज होकर के उसका क्योर ढूंढें। ये ज्यादा जरूरी है कि प्रिवेंशन करें, मास्किंग से, सोशल डिस्टेंसिंग से, पर्सनल हाइजीन बना करके समाज के प्रति जागरूकता अपने अंदर पहले उत्पन्न करें, उसके बाद अपन लोगों को भी इसके बारे में मोटिवेट करें कि आगे अपने को इस तरह के संभावित खतरों से किस तरह से बचना है और कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है इन सब चीजों से। डॉक्टर अनुराग, हमने देखा कि इन्फेक्शन का जो रेशियो था, इन्फेक्शियस था सेकेंड वेव में जो वायरस था, और संसाधनों की कमी भी थी, और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता जा रहा है, इसकी वजह से दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी सेकेंड वेव में हमने देखी। तो म्यूटेशन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें,
इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। सर अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं अपना नाम बताऊं फिर से? जी जी सर, नाम बताइए, सवाल पूछिए। डॉक्टर अशोक जैन। हाँ सर, सवाल पूछिए। हाँ हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए, आपको डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ हम्म। कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हर जगह जी। 10 में से 9 डॉक्टर फर्जी झोला छाप बंगाली हैं, तो खूब तेज तेज दवाइयाँ देते हैं। इससे क्या असर पड़ता होगा मरीजों को? नहीं, बहुत जायज आपका सवाल है और बिल्कुल डॉक्टर अनुराग इस पर जवाब देंगे। और ये कई सारे केसेस डॉक्टर अनुराग सामने आए थे जब लोग शुरुआत में झोला छाप डॉक्टर्स के पास चले गए या खुद ही अपना इलाज अगर करने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे ऐसे केसेस आए जहां पर मामला बिगड़ गया, इसके बाद हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है और कई केसेस में बचते भी नहीं हैं लोग। तो डॉक्टर जैन का ये जो सवाल है कितना वाजिब है और लोगों को खुद इलाज करने से, झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने से कितना बचना चाहिए इस केस में? डॉक्टर साहब का सवाल बिल्कुल वाजिब है, उनका कहना भी बिल्कुल सही है। और कोरोना जैसी बीमारी में तो सेल्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। सेल्फ डायग्नोसिस प्रोहिबिटेड नहीं करना चाहिए लोगों को। फर्स्ट सिम्टम पे, फर्स्ट साइन पे सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। ओपीडी में आकर के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे ही परामर्श और उपचार लेना चाहिए। जैसे कि हमारे सिम्स हॉस्पिटल में भी हम लोग आयुष्मान के तहत ओपीडी भी यहाँ पर चालू कर दी है और पूरे कोरोना काल में हमने ओपीडीज भी चालू रखी, पैरेलल ओपीडीज चालू रखी और कोविड एरिया भी बना के रखा। वहाँ पे हमने डीसीएससी लेवल 2 लेवल 3 कोविड की सेवाएं भी दी। तो जगह जगह कई अस्पतालों ने, हमारे हॉस्पिटल ने और भी कई हॉस्पिटलों ने अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी, अभी भी जारी हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस सिनेरियो में, इस समय, इस काल में उचित डॉक्टरी सलाह ही लें। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और पहले सिम्टम पे, पहले परेशानी जो आपको उत्पन्न हो रही है, आपको कहीं भी ये शंका जाहिर हो रही है कि मुझे कोविड से संबंधित या किसी और बीमारी से संबंधित लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तुरंत आकर के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लें और उनके द्वारा बताई गई जो दवाएं हैं सिर्फ उन्हीं से अपना उपचार करें। अन्यत्र या किसी इस तरह की अल्टरनेटिव थेरेपी लेने से बचें, क्योंकि इस समय सही समय पर सही उपचार ही कारगर है। बाकी और इस तरह के और नीम हकीम चीजों से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, आपको जवाब मिल गया होगा और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इस पहलू को लेकर भी जागरूकता रहे। डॉक्टर अनुराग की भी यही कोशिश है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, झूला छाप डॉक्टर्स की बजाय, और खुद का इलाज करने की कोशिश ना करें। लेकिन डॉक्टर अनुराग, अब जब मानसून की दस्तक हो चुकी है, लगातार कभी धूप छांव बारिश जैसा मौसम में बदलाव दिखता रहा है, तो ऐसे में फ्लू वाली दिक्कतें भी लोगों को सामने आती हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये नॉर्मल फ्लू है, खांसी जुकाम है, या फिर कोविड के सिम्टम्स पर्टिकुलर हैं, और टेस्टिंग के लिए कब जाया जाए? देखिए, फ्लू वायरस जो है वो अब मॉनसून में बहुत सक्रिय होगा। और फ्लू बेसिकली एक जनरल मेडिकल टर्म है। जो कोविड में भी जो फीवर आता है उसको भी हम फ्लू की संज्ञा दे देते हैं। आमतौर पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी वायरल बीमारियां हैं वो यूजुअली फ्लू लाइक सिंड्रोम, हमारे मेडिकल में वर्ड होता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम जैसी ही सिम्टम। इससे 2 दिन 3 दिन के अंदर यदि आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है और आपको और अधिक लक्षण, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, चलने फिरने में बेचैनी हो रही है, इस तरह की खांसी उत्पन्न हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में आपके सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और इससे संबंधित जो भी जांचें वो बताते हैं, कोविड एंटीजन टेस्ट है या आरटीपीसीआर टेस्ट है, तो तुरंत आप कराएं ताकि इसका निवारण हो सके और शंका का समाधान हो सके कि ये कोई जनरल फ्लू है या कोविड इन्फेक्शन है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, जिस तरह से व्हाट्सएप से लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी मिथ फैलाने की कोशिश की जाती है, और कई बार जो दवाओं की किट है वो सर्कुलेट लगातार की जा रही थी कि 5-6 दवाइयां हैं, अगर आपको कोविड होता है तो खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, या फिर अगर लक्षण आ रहे हैं तो ही आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। ये भी खतरनाक है जो इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
बिल्कुल सर। और इसमें तो यही है, अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जवाब दिया था, डॉक्टर साहब ने पूछा था जैसे कि जी। नीम हकीम चीजें और अपने खुद के द्वारा अपन प्रेस्क्राइब हुई मेडिसिन से बचें ऐसे समय में। यदि अपन को किसी भी पॉइंट पर ये ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो फ्लू से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड है या रेड फ्लैग साइन उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमको तुरंत डॉक्टरी उपचार की तरफ जाना चाहिए, अच्छे उपचार और सलाह परामर्श की तरफ जाना चाहिए, ना कि स्वयं या व्हाट्सएप से जनरेट हो रहे किसी भी ट्रीटमेंट पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस से ही इसका सही उपचार संभव हो सकेगा, ना कि व्हाट्सएप से रिलेटेड या किसी अन्य जानकारी से बिल्कुल रिलेटेड। डॉक्टर अनुराग, कोविड के केसेस कम होने के साथ साथ जो फंगस के अलग अलग केसेस थे, ग्रीन फंगस, व्हाइट फंगस, क्रीम फंगस, इस तरह के तमाम जो मामले सामने आए उनमें भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद इसके केसेस भी अभी हैं और लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। पोस्ट कोविड की जो दिक्कतें हैं, फंगस के सिम्टम्स को कैसे समझा जाए और क्या इसके मेजर सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स क्या हैं इसके? देखिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में फंगस के इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। जैसे कि हमने अभी देखा म्यूकरमाइकोसिस था जिसको ब्लैक, यूजुअली डायबिटिक्स में ज्यादा देखा गया और सांस लेने की तकलीफ होने के साथ साथ उनको नाक और नाक से रिलेटेड सिम्टम्स और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या एक तरफ आंख में दिखना बंद हो गया, इस तरह के ड्रास्टिक सिम्टम्स यकायक आ जाना, ये ब्लैक फंगस की निशानी थे। और कई पेशेंट्स हमने देखे पोस्ट कोविड फेज में उनको ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन हुए। स्पेशली उस कैटेगरी के पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक्स हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा समस्या देखी गई। सिमिलरली एक और बीमारी थी व्हाइट फंगस जिसको कहा कैंडिडियासिस, वो बहुत ही कॉमन है, ओरल कैंडिडियासिस, मुंह में फंगस का हो जाना। इम्यूनिटी की वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उनका बहुतायत में जब हम यूज करते हैं और तब इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। और सिम्टम्स यही हैं कि मुंह में एकदम से व्हाइट पैचेस वाले छाले हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एप्थस अल्सर्स हैं, नॉर्मल कॉमन होने वाले छाले हैं, या ये व्हाइट फंगस है, कैंडिडियासिस है। और उस क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। सिमिलरली म्यूकरमाइकोसिस में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही आवश्यक है। यदि एक तरफ आंख में विजन कम हो जाना, लालिमा छा जाना, आंख का बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से ब्लैक डिस्चार्ज आना, इस तरह के अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो म्यूकरमाइकोसिस का संदेह हो सकता है और लेना चाहिए। डॉक्टर अनुराग, इसके अलावा जब थर्ड वेव की बात की जा रही है तो बच्चों को सुरक्षित रख पाना और साथ साथ अगर जिस तरह से गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आर्थिक गतिविधियों की वजह से बाकी चीजें, पाबंदियां हटा दी गई हैं, तो ऐसे में बच्चों को लेकर क्या खास ख्याल रखना होगा? और साथ साथ अगर बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, पार्क्स में नहीं जा रहे हैं, उस तरह से खेलकूद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे इसके लिए और क्या कोशिशें की जा सकती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है डाइट। इसमें सबसे जो मेन एस्पेक्ट है डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो हम उनको सही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो किसी चीज की, इसके लिए आप चाहें तो जो आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, फैमिली पीडियाट्रिशियंस हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी ये गाइडलाइन ले डाउन की है कि भाई ऐसे समय में, अभी बरसात का समय भी आ रहा है, तो फ्लू वैक्सीन अपने बच्चों को जरूर लगवाएं। हम स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जो वैक्सीन अवेलेबल है कम से कम न्यूट्रिशन के अंदर बंद हो गए हैं, उससे उनके मानसिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने बच्चों को प्रॉपर समय दें और उन्हें डराए नहीं। कोरोना से रिलेटेड बातें उनको एक एजुकेटिव फॉर्म में समझा करके उसके जो गाइडलाइंस हैं या जो देखभाल उनको करनी है, उन्हें जो सावधानी बरतनी है, वो उन्हें एक प्रॉपर वे में समझाया जाए, उन्हें डराया न जाए, तो ज्यादा उसका फायदा रहेगा। डॉक्टर अनुराग, इसके अलावा पोस्ट कोविड कई तरह की और भी दिक्कतें आ रही हैं। जो एम्फोटेरिसिन बी दवा का इस्तेमाल जो है वो अलग पहलू है, लेकिन जो पोस्ट कोविड कमजोरी की दिक्कत है, बदन में दर्द वाली दिक्कत है, कई लोगों को ये लगातार प्रोलॉन्ग दिक्कतें हो रही हैं।
इसको लेकर क्या कोई खास इलाज या किया जा सकता, उपाय किया जा सकता है? पोस्ट कोविड वीकनेस या पोस्ट कोविड एस्थीनिया जिसको कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है कोविड में। जब बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह से वायरस से लड़ने में मशगूल हो जाती है और ऐसे मरीज जब वायरस से रिकवर हो जाते हैं तो वो वापस से वो विगर जो स्ट्रेंथ है उसको वापस आने में समय लगता है, इम्यूनिटी को फिर से रिबूट होने में। और वही जो टाइम है उसको अपन पोस्ट एस्थीनिया कह देते हैं या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन में बहुत कॉमन है। और कोविड भी एक वायरल डिजीज है, तो बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आजकल आते हैं और अभी 1 महीने पहले तक आ रहे थे कि वीकनेस होती है, नींद अच्छे से प्रॉपरली नहीं आती, भूख नहीं लग रही है, बॉडी एक बना ही रहता है। तो इसमें स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नॉन स्पेसिफिकली न्यूट्रास्यूटिकल, मल्टीविटामिन, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोविड में इतने समय रहने के बाद व्यक्ति अपने कार्यस्थल से विमुख रहता है, तो उसे जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए। तो मानसिक रूप से भी जब वो सक्रिय होएगा तो फिजिकली भी वो अच्छे से सक्रिय हो पाएगा। बाकी का काम डाइट के थ्रू, प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हो पाएगा। और ज्यादातर मरीज फॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स है उनसे रिकवर हो जाते हैं और इसकी प्रॉब्लम से आगे बहुत अच्छी। डॉक्टर अनुराग सिंह सिकरवार, आपका बहुत शुक्रिया सर। और दर्शकों को जिस तरह से आपने थर्ड वेव से कैसे बचना है, डाइट क्या रखनी है, पोस्ट कोविड क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको किस तरह से ठीक करना है, इस तमाम सवालों का जवाब आपने बहुत ही बारीकी से समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज की ओपीडी में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।